नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम लोग एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड जो ईडियम्स पूछे गए थे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले जो वीडियो है उसमें भी मैंने आपको एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड जो सिनोनिम्स हैं वो करा दिए हैं। आज की वीडियो में हम लोग ईडियम्स की बात करेंगे और फिर आगे ऐसे ही हम लोग एंटोनिम्स और मिस स्पेल्ड की जो है वो भी बात करेंगे। देखिए, एक तो आपके एसएससी सीजीएल के जो सेट हैं वो चल ही रहे हैं, है ना। और एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जो वोकैब थी 2024 की वो मैं आपको करा चुकी हूँ। ये हम लोग सीएचएसएल की जो वोकैब है वो कर रहे हैं। एंड ईडियम्स की अगर आज हम बात करें तो काफ़ी सारे नए ईडियम्स जो हैं वो हम याद आज करने वाले हैं, जो कि आपने देखो काफ़ी सारे ईडियम्स तो सीजीएल में भी याद किए थे। यहाँ पर अब हम यहाँ पर भी डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे ईडियम्स हैं जो याद करने को हमें मिलेंगे। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है जो आपको विजिबल है, एंड दैट क्वेश्चन इज द टू ब्रदर्स डैश व्हेन देयर फादर डाइड। यानी कि जब इन दोनों भाइयों के पापा मरे तो ये जो दोनों भाई थे इन्होंने क्या किया। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस देख करके लग रहा है कि ये फ्रेजल वर्ब का जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर ये फ्रेजल वर्ब का है तो मुझे सबके मीनिंग पता होने चाहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये वर्ड लिखा है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है कि है ना, आप है ना किसी को ऐसा ट्रीट कर रहे हो कि जैसे है ना वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी कि यू आर ट्रीटिंग समवन एज इफ कि आप उसे ना कंटेम्प्ट कर रहे हो। कंटेम्प्ट का मतलब है आप उसका तिरस्कार कर रहे हो। तो किसी का भी तिरस्कार करना क्या होता है, लुक डाउन अपॉन। कैसे याद रखोगे इसे, लुक डाउन से याद रख लेना कि आप किसी को कैसे नीचे नजर से देख रहे हो, यानी कि वो आपसे तुच्छ है, नीचा है। ये अगर आप उसे देख रहे हो यानी कि आप किसी को कैसा ट्रीट कर रहे हो, कंटेम्प्ट, यानी आप उसका तिरस्कार कर रहे हो ना, यानी जैसे वो कुछ भी नहीं है आपके लिए वैसा। गॉट द सैक, सैक का जो मतलब होता है ना वो होता है बोरिया बिस्तरा, ठीक है। तो गॉट द सैक यानी आपको आपका बोरिया बिस्तरा मिल गया है, आपको आपका बोरिया बिस्तरा मिल गया है। यानी कि इसका मतलब होता है कि किसी को ना सडनली यानी कि तुरंत है ना डिसमिस कर देना। किसी को सडनली क्या कर देना, डिसमिस कर देना। और ये डिसमिस कहाँ से किया है हमने इसे, ये हमने इसे सडनली डिसमिस इसकी जॉब से किया है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, पुराने टाइम में क्या होता था कि जब है ना घर में मेड वगैरह रखते थे ना, 24 आवर्स की रखते थे, तो उनका जो सामान वगैरह होता था ना वो मेड वगैरह मतलब वो उसी घर में ही रहते थे, तो उनका सामान वगैरह भी वहीं रहता था, है ना। फिर क्या होता था, जैसे मान लीजिए अब उस मेड को या कि वो जो काम करने वाला है अगर उसे उसका बोरिया बिस्तरा दे करके, देखा नहीं कई मूवीज में दिखाते हैं पोटली लेकर के आते हैं तो उन्हें उनकी पोटली दे करके और निकाल दिया जाता है, बोले चलो जाओ यहाँ से। तो वो गॉट द सैक यही है, ऐसे याद रखना कि गॉट द सैक यानी उसे उसका बोरिया बिस्तरा मिल गया, यानी कि उसे सडनली जॉब से क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। फेल आउट का बेसिकली मतलब होता है किसी लड़ाई झगड़ा करना, किसी से आर्ग्यू करना, है ना, किसी से क्वारल करना। तो लड़ाई झगड़े के लिए जो है ना ये इडियम यूज होती है फेल आउट, ठीक है। यानी कि किसी से फ्रेंडली होना बंद कर देना, आपने उससे लड़ाई मोड़ ले ली है। और फेल डाउन का मतलब होता है फेल डाउन, कोई बहुत बुरी तरह नीचे गिर गया। तो बहुत बुरी तरह नीचे गिर गया यानी वो क्या हो गया, फेल हो गया। बहुत बुरी तरह नीचे गिर गया यानी वो क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। तो असफल होने के लिए हम ये फ्रेज यूज करते हैं फेल डाउन। अब यहाँ ऑप्शंस की मीनिंग तो आ गए, अब क्वेश्चन देखते हैं। तो दोनों भाई जो हैं वो पापा की डेथ के बाद में एक दूसरे का तिरस्कार नहीं, गॉट द सैक नहीं, फेल डाउन नहीं, आपस में क्या करने लग गए, लड़ने झगड़ने लग गए, यानी आर्ग्यू या क्वेरल करने लग गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉग इन द मैंगर का आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग जो है वो बताना है। अब बेसिकली डॉग इन द मैंगर का क्या मतलब होता है, मैंगर क्या होता है, मैंगर है ना वो जगह है जहां पर हम लोग है ना जो गाय भैंसे होती है ना इनके खाने का है ना सामान डालते हैं। तो देखा नहीं आपने, जो गाय भैंस की जगह होती है जहां उन्हें रखा जाता है, बाड़ा जिसे हम कहते हैं, तो बाड़े में हम गाय भैंस को खाने के लिए है ना पुट्टी डाल खाने के लिए एक जगह बनाते हैं जहां पर गाय भैंस का खाना रखा जाता है। अब उस मैनगर में अगर डॉग आ जाए तो डॉग का क्या काम है भैया उस मैनगर में, नहीं ना, लेकिन वो फिर भी पता आ जाता है। और डॉग की ना एक खासियत होती है कि जब भी डॉग खाने के पास आता है ना वो खुद खाए तो अच्छी बात है, वो नहीं भी खाएगा ना तो भी वो किसी और को खाने तो नहीं देगा। यानी कि जब कोई किसी कहते हैं ना सेल्फिश रीजन के लिए दूसरों का भी है ना ले ले, भैया मेरे को मेरा तो चाहिए ही चाहिए हिस्सा, लेकिन मेरे को तेरा हिस्सा भी चाहिए यार, और ये तेरा हिस्सा मुझे सिर्फ किस लिए चाहिए, सेल्फिश रीजन से।
तो जब कोई सेल्फिश रीजन से दूसरों का भी पार्ट ले ले वो क्या कहलाता है, डॉग इन द मैंगर। कैसे याद रखेंगे, मैंगर एक जगह है जहाँ गाय भैंसों का खाना रखते हैं, वहां पर अगर डॉग आ जाए यानी वो डॉग खुद का खाना तो खा के आया ही है प्लस गाय भैंसों का खाना खाने भी आ गया है, कितना सेल्फिश है, राइट। तो यहाँ से अगर हम मीनिंग देखें तो यू आर हियर जस्ट यू हैव रिकॉग्नाइज योर हिडन पोटेंशियल, नहीं आपको आपका अचानक से हिडन पोटेंशियल पता चल गया, नहीं 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 नहीं। रचित हैड सम इम्पोर्टेंट वर्क, रचित के पास कुछ इंपॉर्टेंट काम था इसलिए उसने कैंसिल कर दिए शो टिकट्स, और सभी के टिकट कैंसिल कर दिए। यही तो बात है भाई, खुद को इंपॉर्टेंट वर्क है, खुद जावे ना, बाकियों के भी टिकट इसने कैंसिल कर दिए, यानी कितना सेल्फिश रीजन है, ना खुद देख रहा है ना दूसरों को देखने दे रहा है। यही इसका राइट आंसर हो गया। टू प्रूव दिस इज नॉट अ ट्रैप आई वांट टू चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर प्लान, नहीं ये नहीं है, प्लान की कोई क्रेडिबिलिटी चेक नहीं करनी है। और मोहित इतना लॉयल है एंड कमिटेड अपनी कंपनी के लिए कि उसने रिजेक्ट कर दिया लुक्रेटिव ऑफर्स, नहीं ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा कि रचित ने अपने इंपॉर्टेंट वर्क के कारण बाकियों के टिकट भी क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो सेल्फिश रीजन के कारण औरों को भी देखने नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है ब्लोइंग स्मोक का आपको जो है ना मीनिंग बताना है ना। ब्लोइंग स्मोक का क्या मतलब होता है, किसी को ना मिसलीड कर देना, यानी कि ना सब कोई अपने रास्ते पर जा रहा था, आपने उसका रास्ता ना भटका दिया। तो टू गिव या टू मेक, किसी का क्या, किसी को या तो देना या किसी का मिसलीड डिसीजन बना देना। बेचारा अच्छा भला सोच रहा था, आपने है ना ऐसा कुछ पट्टी पढ़ाई उसको मिसलीड ही कर दिया, भटका ही दिया, है ना। यानी कि किसी को डिसीव कर देना, एक तरीके से अच्छा खासा डिसीजन उसका बर्बाद कर देना, वो क्या कहलाता है, ब्लोइंग स्मोक। कैसे याद रखेंगे, ब्लो यानी कि उठना, क्या उठना, धुएं का उठना, तो धुआं उठ रहा है कहीं से, धुआं उठ रहा है यानी कि कहीं से जेलेसी की भावना ने किसी से क्या करवा दिया है, गलत काम करवा दिया है, किसी को मिसलीड कर दिया है। ऑप्शंस की मीनिंग देखें तो टू टीज समवन, नहीं किसी को टीज करना नहीं है, छुपाना भी नहीं है, बर्न करना भी नहीं है। टू लाई टू परप्लेक्स अदर्स, हाँ किसी को झूठ बोलना ताकि वो क्या हो जाए, परप्लेक्स हो जाए, परप्लेक्स यानी भटक जाए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये मेरे से, मुझे अप्रोप्रिएट ईडियम बतानी है, किसकी, इस सेंटेंस की। तो डिलीवरिंग दैट फर्नीचर टू द 10th फ्लोर, 10th फ्लोर पर ये जो फर्नीचर ये क्या करना है, डिलीवर करना है, और बिना लिफ्ट के। एंड एन इंक्लाइन इज, ये क्या कहलाएगा, इनक्रेडिबली फुलिश एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, पागलपंती का काम है ये और ये लगभग इम्पॉसिबल काम है, ऐसा ये कह रहा है। अब इन ऑप्शंस के मीनिंग देखते हैं, ये सारी इडियम्स हैं, इनके मीनिंग मुझे पता होने चाहिए। ये देखते हैं, लाइक अ ट्री नोन बाय इट्स फ्रूट, यानी कि आप किसी पेड़ को किससे जानते हो, उसके फल से जानते हो। भैया ये एप्पल का पेड़ है ना, ये अमरूद का पेड़ है, तो अमरूद एप्पल फल ही तो हो गए, तो हम किसी भी पेड़ को किससे जानते हैं, उसके फ्रूट से जानते हैं ना। तो इस इडियम का क्या मतलब होगा कि एक जो पर्सन है, एक व्यक्ति जो है वो किससे जाना जाता है, अपनी सक्सेस से, यानी एक व्यक्ति की पहचान कहाँ से होती है, उसकी सक्सेस से होती है। ये इस इडियम का मतलब है। लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री, अब इस इडियम का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप है ना किसी को एक मतलब कहते हैं ना इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दे रहे हो, यानी कि आप उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल दे रहे हो जो होना ही क्या है, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। वो क्या कहलाता है, लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री। एज टाइट एज द बार्क ऑफ द ट्री, इतना ज्यादा टाइट है जितनी की ट्री की क्या होती है, बार्क होती है। बार्क यानी कि तना होता है, यानी कि कोई इतनी ज्यादा पास पास चीज है, वेरी क्लोज है, इतनी ज्यादा पास है, या मैं कहूँ कोई ऐसी चीज बहुत ज्यादा टाइट है आपके, कहते हैं ना बहुत पास पास घुस के बैठे हैं, या कपड़े जो अपने बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है, ट्री की क्या, बार्क। जैसे देखा ट्री की बार्क क्या होती है, बहुत ज्यादा क्लोज होती है, टाइट होती है, ट्री से चिपकी हुई होती है, आप कितनी कोशिश कर लो आप उसे उखाड़ नहीं सकते। लाइक गोइंग बिटवीन द बार्क एंड द ट्री, अब इस इडियम का क्या मतलब है, लाइक गोइंग बिटवीन, यानी ऐसा लग रहा है कि आप किसके बीच में जा रहे हो, बार्क और ट्री के बीच में जा रहे हो। इसका मतलब होता है आप किसी की, देखो बार्क और ट्री का अभी अभी अपन ने देखा है कि कैसा रिलेशन होता है, क्लोज रिलेशन होता है ना, यानी आप बार्क और ट्री के कैसे रिलेशन में इंटरफेयर कर रहे हो, क्लोज रिलेशन में, यानी कि टू इंटरफेयर इन अ क्लोज रिलेशन, क्लोज रिलेशन में इंटरफेयर करना क्या कहलाता है, लाइक गोइंग बिटवीन बार्क एंड ट्री। ठीक है, तो ये इडियम्स याद हुई। ट्री को, किसी भी ट्री को उसके फ्रूट से जाना जाता है, यानी एक पर्सन को उसकी सक्सेस से जाना जाता है। ट्री की जली जो है वो नेल से यानी नाखूनों से उखाड़ना, ये काम कैसा है, इम्पॉसिबल है, नाखून ही टूट जाएंगे। जो ट्री और बार्क है वो इतने ज्यादा टाइट है, यानी कि उनका रिलेशन कैसा है, बहुत क्लोज है, बहुत पास पास है।
अगर आप ट्री और बाग के बीच में जा रहे हैं, यानी कि आप किसी की क्लोज रिलेशन में क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप कैसे काम की बात कर रहे थे, इम्पॉसिबल वर्क की बात कर रहे थे ना। तो इम्पॉसिबल वर्क कहाँ पर था, ये रहा बी, कि आप ट्री की जेली को जो है वो अपने नेल से निकाल रहे हो। ये कैसा टास्क है, इम्पॉसिबल टास्क है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये मुझसे पूछ रहा है कि ये जो डिसहार्मनी है इसके लिए मुझे क्या बताना है, ईडियम बतानी है। अगेन ये चारों ऑप्शन ईडियम है, इसका मीनिंग मुझे पता होना चाहिए। तो देखते पहले ईडियम्स के मतलब। टेंटर हुक्स जो वर्ड है, टेंटर हुक का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो है ना बहुत सस्पेंस की सिचुएशन हो, यानी कि अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो कैसी सिचुएशन है, सस्पेंस की सिचुएशन है। या फिर मैं ये कहूँ ये एक ऐसी सिचुएशन है जो एंजाइटी की यानी कि नर्वसनेस की सिचुएशन है। यानी टेंटर हुक बेसिकली एक सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्टेट जिसमें या तो व्यक्ति सस्पेंस में है या एंजाइटी में है। अब क्राई इन द वाइल्डनेस का क्या मतलब होता है, वाइल्डनेस यानी एक ऐसी जगह जहां पर ना दूर दूर तक कोई है ही नहीं, लोग ही नहीं है, और वहां पर अगर आप चिल्ला रहे हो तो कोई आपकी सुनेगा, नहीं सुनेगा ना। तो यानी कि एक ऐसी वार्निंग, या मैं ये कहूँ एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि है ना मैं ये कहूँ अनपॉपुलर है। अनपॉपुलर है यानी कोई इस एक्सप्रेशन को या कोई इस वार्निंग को सुनेगा ही नहीं, यानी आपकी बात में दम ही नहीं है, आपकी बात में इतना भी दम नहीं है कि कोई उसे सुने, है ना। तो यानी कि जब कहते हैं ना कि भैया बात में दम ही नहीं है, कोई सुनेगा ही नहीं, वो क्या कहलाता है, क्राई इन द वाइल्डनेस कहलाता है। नाउ नेक्स्ट है रिफ्ट इन द ल्यूट। अब रिफ्ट इन द ल्यूट का क्या मतलब होता है, एक ऐसी छोटी, कहते हैं ना प्रॉब्लम थी, एक बहुत छोटी प्रॉब्लम थी जिसके कारण है ना बहुत ज्यादा बड़े इश्यूज हो गए। यानी प्रॉब्लम तो छोटी थी, यानी कि स्मॉल प्रॉब्लम, एक ऐसी स्मॉल प्रॉब्लम थी जिसके कारण रिजल्ट क्या आया स्मॉल प्रॉब्लम का, इस स्मॉल प्रॉब्लम का रिजल्ट ये आया कि इसने कॉज बिगर इश्यूज, यानी बड़े बड़े इश्यूज जो है ना वो पैदा कर दिए। यानी कि जब ये प्रॉब्लम एराइज हुई थी तब तो बहुत छोटी थी, पर आगे चल के जो इश्यूज थे वो बहुत बड़े बड़े हो गए, जिसके कारण आगे चल के क्या हो गया, डिसरप्ट हो गया। यानी कि डिसरप्ट बोलूं या उस जगह के हालात बिगड़ गए, डिसहार्मनी हो गया। तो नहीं कहते, जैसे मान लो कहीं पर कोई फंक्शन होता है तो वहां एक छोटी सी बात हो गई, अब वो छोटी सी बात है ना कई बार बहुत बड़ा रूप ले लेती है, यानी कि जो रिश्तेदार है वो कई बार छोड़कर भी जाने लग जाते हैं, वो क्या कहलाता है, रिफ्ट इन द ल्यूट। हेयर ब्रेथ का क्या मतलब होता है, हेयर ब्रेथ एक तरीके से एक इनफॉर्मल यूनिट है ना, और ये जो इनफॉर्मल यूनिट है ना इसकी जो लेंथ है बहुत छोटी है, यानी एक ऐसी इनफॉर्मल यूनिट जिसकी लेंथ है ना बहुत छोटी है, इनफॉर्मल यूनिट जिसकी जो लेंथ है वेरी शॉर्ट लेंथ इसकी है, ये क्या कहलाएगा, वेरी शॉर्ट लेंथ, वो क्या कहलाता है, हेयर ब्रेथ कहलाता है। चलिए एक बार वापस देखें, देखो टेंटर हुक एक ऐसी सिचुएशन जिसमें व्यक्ति सस्पेंस या एंजाइटी में है। क्राई इन द वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस यानी जंगल, सुनसान इलाका जहाँ लोग नहीं है, वहां अगर आप चिल्लाएंगे तो आपकी कोई सुनेगा नहीं है, यानी कि ऐसी वार्निंग जो सुनी ना जाए। रिफ्ट इन द ल्यूट का मतलब एक ऐसी छोटी प्रॉब्लम जो आगे चल के बड़े इश्यूज पैदा कर दे और आगे चल के डिसहार्मनी में कन्वर्ट हो जाए। हेयर ब्रेथ, हेयर ब्रेथ यानी छोटी सी ब्रेथ रोकी है आपने, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं है ये, तो एक ऐसी इनफॉर्मल यूनिट जिसकी लेंथ क्या है, बहुत छोटी है। अब यहाँ पे डिसहार्मनी का सीधा सीधा आंसर क्या दिख रहा है, रिफ्ट इन द ल्यूट, क्योंकि इसका मतलब ही यही है कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो आगे चल के क्या पैदा करे, डिसहार्मनी, और इसने मेरे से डिसहार्मनी का ही इडियम पूछा था। आगे बढ़ते हैं, ये मुझसे पूछ रहा है ये अंडरलाइन जो इडियम है विसियस साइकिल, इसका क्या मतलब होता है। तो विसियस साइकिल जो वर्ड है ना ये एक नेगेटिव इडियम है, और साइकिल का मतलब है ऐसी कोई चीज जो चलती जाए, यानी एक ऐसी नेगेटिव सिचुएशन जो चलती जाए। ये नेगेटिव सिचुएशन क्या है, अनप्लेजेंट है, एक अनप्लेजेंट सिचुएशन जो चलती जाए। कहते हैं ना यार दुखों का अंत ही नहीं हो रहा है ना, यानी कि आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, अंत ही नहीं हो रहा है, वो क्या कहलाती है, विसियस साइकिल कहलाती है। कैसे याद रखेंगे, विसियस यानी कि एक नेगेटिव सिचुएशन जो कंटिन्यू क्या करती जाए, चलती जाए, वो नेगेटिव सिचुएशन क्या कहलाएगी, विसियस साइकिल कहलाएगी। देखते हैं ऑप्शंस के मीनिंग। बैरियर ऑफ पॉवर्टी, नहीं, गरीबी का बैरियर तो नहीं है ये। वन प्रॉब्लम कॉजेज अदर, यानी एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम आती जाए, बिल्कुल यही आंसर हो गया। लूप होल ऑफ समथिंग, लूप होल का तो मतलब होता है किसी भी चीज का, कहते हैं ना बहुत छोटी सी चीज हमने छोड़ दी है ना, छोड़ दी तो यानी कि वो बड़ी बात बन गई, नहीं ये वो नहीं है, लूप होल नहीं है, छोटा सा पॉइंट नहीं है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, कंटिन्यू चल रहा है, किसी की स्ट्रेंथ भी नहीं है, ये तो नेगेटिव आंसर है। यानी एक प्रॉब्लम जिसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आती जाए, अंती ना हो, एंडलेस प्रॉब्लम्स हो,
वो क्या कहलाता है, विसियस साइकिल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। दे वर वेटिंग फॉर देयर फैमिली मेंबर्स, वो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। हु वर रिटर्निंग फ्रॉम अ पिलग्रिमेज, जो कि कई तीर्थ यात्रा से आ रहे थे। देयरफॉर दे वर डैश ऑन द प्लेटफॉर्म, तो वो लोग प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहे थे। सारे इडियम्स हैं, मीनिंग देखते हैं। रनिंग बिहाइंड टाइम, नो रनिंग बिहाइंड टाइम का मतलब है आप टाइम के पीछे चल रहे हो, टाइम के पीछे चल रहे हो यानी कि आप लेट चल रहे हो। तो जब हम किसी काम में लेट होते हैं यानी कि एक्सपेक्टेड टाइम, वो अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था पर वो लेट हो गया, यानी कि जब हम टाइम से क्या चलते हैं, बिहाइंड चलते हैं, उस इडियम को कहते हैं रनिंग बिहाइंड टाइम। प्लेइंग जोक, प्लेइंग जोक का मतलब होता है क्या मजाक कर रहा है यार, है ना, यानी कि किसी को क्या देना, धोखा देना। इसने तो मेरे साथ क्या कर दिया, मजाक कर दिया, बोलते कई बार। तो किसी को धोखा देना क्या कहलाता है, प्लेइंग अ जोक। पेसिंग अप एंड डाउन, पेसिंग अप एंड डाउन का मतलब है, पेसिंग यानी चलना, और अप एंड डाउन यानी कभी आप इधर जा रहे हो कभी आप इधर जा रहे हो, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, वॉक कर रहे हो। और ये जो आप वॉक कर रहे हो ये आप विद, कहते हैं ना रेगुलर स्टेप्स है, विद रेगुलर स्टेप्स है, यानी कि आप चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो, इधर उधर इधर उधर, तो आप चलते जा रहे हो कंटिन्यूअस, वो क्या कहलाता है, पेसिंग अप एंड डाउन। रोलिंग अप देयर स्लीव्स, यानी कि आपने अपनी जो स्लीव्स है ना उसको क्या कर लिया, रोल कर लिया, यानी कि आप तैयार हो गए, क्या काहे के लिए तैयार हो गए, चैलेंज को एक्सेप्ट, यानी कि टास्क को करने के लिए आप क्या हो गए, रेडी। तो कई बार होता है ना अपन काम करने के लिए जब रेडी हो रहे होते हैं ना, कहते हैं ना कपड़े गंदे वंदे हो जाएंगे, तो हम जैसे पैर यानी जीन्स की यानी कि पैंट की जो नीचे का होता है उसे रोल कर लेते हैं, है ना, शर्ट को आगे से रोल कर लेते हैं, है ना। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चैलेंज को यानी कि काम को करने के लिए क्या हो रहा है, प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। एक बार ईडीएम वापस देखें, रनिंग बिहाइंड टाइम यानी टाइम के पीछे पीछे चल रहे हैं, लेट हो गए। प्लेइंग अ जोक, क्या मजाक कर दिया इसने मेरे साथ, धोखा दे दिया। पेसिंग अप एंड डाउन, कभी इधर आप चले ही जा रहे हैं। एंड रोलिंग अप देयर स्लीव्स, यानी आप चैलेंज को करने के लिए क्या हो गए, रेडी हो गए, प्रिपेयर हो गए टास्क को करने के लिए, वो क्या कहलाता है, रोलिंग अप देयर स्लीव्स। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर है वो सीधा सीधा दिख रहा है कि वो प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे अपने फैमिली मेंबर्स का वेट करने के लिए, पेसिंग अप एंड डाउन। आगे बढ़ते हैं। हैव अ बी इन योर बोनट, नाउ इस इडियम का क्या मतलब होता है, बी इन योर बोनट, यानी कि बी जो है ना वो आपके बोनट में आ गई है। अब बी आपके बोनट में आ गई है का मतलब ये है कि आप है ना किसी एक पर्टिकुलर, मैं ये कहूँ टॉपिक पर या तो बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग टू मच, या फिर आप बहुत ज्यादा है ना सोच रहे हो, है ना, टू टॉक एंड थिंक, बहुत ज्यादा किसी के बारे में, अ लॉट अबाउट समथिंग, यानी कि आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा या तो बात कर रहे हैं या बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, बिकॉज यू थिंक कि ये जो चीज है ना ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इस पे बात करना या इस पे सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। उसको हम कहते हैं क्या, हैव अ बी इन योर बोनट। एक बार वापस, किसी चीज के बारे में या तो बहुत ज्यादा बात करना या सोचना, है ना, तो टू थिंक एंड टू टॉक अ लॉट अबाउट समथिंग। क्यों कर रहे हो आप ऐसा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं ऑप्शन, बी प्री ऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विद समथिंग, हाँ बिल्कुल यही है कि किसी से आप इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हो कि आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हो। अनेबल टू स्टे नहीं होगा, टू कीप वरिंग अबाउट योरसेल्फ नहीं होगा, हैविंग अ क्रूअल इंटेंशन भी नहीं है। ये क्या है, किसी चीज से क्या हो जाना, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना, उसी को रेगुलर सोचते रहना। आगे बढ़ते, पुट इन माइंड, मैंने कोई चीज आपके दिमाग में डाल दी है ना, क्यों डाल दी है, अब आप सोचते रहो, है ना, तो कहते हैं ना किसी को याद दिलाना, तो टू रिमाइंड समथिंग इज नोन एज व्हाट, पुट इन माइंड। आपके दिमाग में कोई चीज फिट कर दी है, डाल दी है, ताकि आपको क्या रहे, वो याद रहे। तो टू रिमाइंड इज द राइट आंसर। अ पीस ऑफ केक, देखो अ पीस ऑफ केक कैसे याद रखेंगे, देखो किसी की बर्थडे पार्टी है और किसी की बर्थडे पार्टी में केक है, अब आपको केक चाहिए। अब देखो अगर आप है ना पूरा का पूरा केक मांगोगे ना तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी भी तो जन है खाने के लिए। लेकिन अगर आपने उस केक का पीस मांगा तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, बोले कोई बात नहीं यार, खाना होगा इसमें, मांग रहे हैं चलो दे दो। तो पीस ऑफ केक यानी कि एक ऐसी चीज जो आपको बहुत आसानी से मिल जाए, है ना, ज्यादा मेहनत आपको ना करनी पड़े, बहुत इजीली आपकी कोई चीज हाथ आ जाए, वो क्या कहलाता है, यानी कि मैं यहाँ कह सकती हूँ समथिंग विच इज इजीली अचीव्ड, है ना, यानी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो क्या कहलाता है, पीस ऑफ केक। अब यहाँ सेंटेंसेस लिखे हैं, देखते हैं कौन सा सेंटेंस जो है वो पीस ऑफ केक का मीनिंग जस्टिफाई कर रहा है। डिस्पाइट द हेवी रेन, इतनी ज्यादा बारिश होने के बावजूद, दे मैनेज टू हैव अ सक्सेसफुल, देखो उन्होंने मैनेज किया है जैसे तैसे, टू हैव अ सक्सेसफुल आउटडोर इवेंट। अब मैनेज किया है यानी कि ये चीज इन्हें आसानी से नहीं मिली है।
नेक्स्ट चलते हैं। द रेस्टोरेंट वॉज क्राउडेड, रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ थी, बट दे फाउंड अ टेबल, इन्हें एक टेबल लेकिन फिर भी मिल गई बिना किसी तकलीफ के। तो बिना किसी तकलीफ के अगर टेबल मिल गई तो बहुत आसानी से मिल गई ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। द पजल वॉज सो चैलेंजिंग, ये पजल इतनी चैलेंजिंग थी दैट इट टुक आवर्स फॉर सैम टू, मतलब सैम को कई घंटे लगे उसे सॉल्व करने के लिए, यानी कई घंटे लगे, यानी कि टाइम टेकिंग तो था, आसानी से आंसर नहीं मिला, ये भी नहीं होगा। आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस, कई महीनों की प्रैक्टिस के बाद, एमिली परफॉर्म्ड हर पियानो पीस फ्लोलेसली, बिना किसी रुकावट के कंसर्ट में जो है एमिली अपना पियानो कर पाई परफॉर्मेंस, लेकिन कई महीनों की प्रैक्टिस के बाद, मेहनत तो इसे भी बहुत करनी पड़ी, आसानी से तो नहीं मिला। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑन इट्स लास्ट लेग्स, देखो ऑन इट्स लास्ट लेग का मतलब होता है कि आपके जो पैर है ना, अब ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है, लास्ट स्टेज पर है यानी बहुत दर्द होता है, बस अब आप जैसे तैसे घसीट रहे हो। तो आप ये जैसे तैसे कब घसीटते हो, जब या तो कहते हैं ना बहुत ज्यादा वीक आप हो गए हो, या फिर आपकी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा बैड हो गई है, वेरी बैड कंडीशन। और कई बार आप इस इडियम का यूज तब भी करते हैं जब कोई इंसान है ना अपनी लाइफ के एकदम एंड पर होता है, तो नियर द एंड ऑफ लाइफ, यानी कि जब कोई बिल्कुल मृत्यु, कहते हैं ना डेथ के बिल्कुल पास है, तब भी हम इस इडियम का यूज करते हैं। कब, लेग का लास्ट स्टेज आ जाना, या तो बहुत वीक है, कंडीशन बहुत खराब है, या फिर अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज पर है। ऑप्शंस पे देखते हैं। क्रीपिंग ऑन लेग्स, नहीं, लेग्स पे क्रीप तो नहीं कर रहा है वो, लास्ट चॉइस भी नहीं है, स्लो मूवमेंट भी नहीं है, कंडीशन ही खराब है, तो इन अ वेरी बैड कंडीशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अराउंड द क्लॉक, नाउ अराउंड द क्लॉक है घड़ी के हिसाब से, घड़ी के हिसाब से मतलब घड़ी में तो सुबह भी होती है, शाम भी होती है, दिन भी होता है, रात सब होती है, यानी सुबह शाम आप किसी काम को करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, वो क्या कहलाता है, अराउंड द क्लॉक। मतलब घड़ी भी घूमती जा रही है और आपका काम भी चलता जा रहा है, यानी ऐसा कोई काम जो ऑल डे चले, पूरा दिन चले, वो क्या कहलाता है, अराउंड द क्लॉक। समथिंग दैट इज डन एट नाइट, नहीं। समथिंग दैट इज डन विद इन 1 आवर, नहीं। समथिंग दैट इज टाइम बाउंड, टाइम बाउंड तो है ही नहीं भाई, चले ही जा रहा है। तो समथिंग दैट गोज ऑन डे एंड नाइट, जो चलता ही जाए दिन और रात, वो क्या कहलाता है, अराउंड द क्लॉक। आगे बढ़ते हैं। माला डैश बाय चीटिंग ऑन द एग्जाम टू विन हर बेट विद प्रिया, यानी जो माला है, क्या हुआ एग्जाम में चीटिंग करने से कि वो प्रिया से उसको बेट जीतनी थी, तो उस बेट को जीतने के लिए माला ने क्या किया। ऑप्शंस के मीनिंग देखें। गेट द सैक, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, बोरिया बिस्तरा, किसी को मिल जाना, यानी को किसी को सडनली क्या कर देना, डिसमिस कर देना, कहाँ से, जॉब से। देखो अब आपको इसी वीडियो में अगर ईडियम रिपीट हो रही है तो आपको मीनिंग जस्टिफाई होना चाहिए। लुक डाउन अपॉन भी हमने किया था, लुक डाउन अपॉन यानी किसी को क्या करना, कंटेम्प्ट करना, तिरस्कार करना। हिट बिलो द बेल्ट, देखो ये ना कई स्पोर्ट्स में ऐसा है कि है ना, आप ना बेल्ट के नीचे किसी को हिट नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी को बेल्ट के नीचे हिट कर रहे हो ना, तो वो फेयर नहीं माना जाता, वो अनफेयर मीन्स माना जाता है, यानी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है ना। तो कई ऐसे, जैसे बॉक्सिंग है, बेल्ट के नीचे नहीं मार सकते, है ना, वो अगर मार रहे हो तो अनफेयर है। फेल आउट का क्या मतलब है, अभी अभी हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन यही पढ़ा था, है ना। फेल आउट यानी किसी से क्या ले लेना, लड़ाई मोल ले लेना, क्वारल करना, है ना, या फिर किसी से अनफ्रेंडली हो जाना, ठीक है, यानी कि किसी से दोस्ती खत्म कर देना, आर्ग्यू करना, ये सब क्या होता है, फेल आउट होता है। अब यहाँ पे माला ने लड़ाई तो नहीं की है, माला को डिसमिस भी नहीं किया है, कंटेम्प्ट भी नहीं, माला ने क्या किया है, अनफेयर मीन्स का यूज किया है, यानी चीटिंग की है ना उसने। तो माला हिट बिलो द बेल्ट बाय चीटिंग, ताकि वो प्रिया से क्या कर सके, बेट को जीत सके। ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, नाउ टू बी एट डैगर्स ड्रॉन का क्या मतलब होता है कि है ना, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट, कहते हैं ना, मतलब एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो खत्म ही नहीं हो रहा है, और ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये अभी भी इन दोनों को बहुत ज्यादा क्या करा हुआ है, यानी कि दो पार्टीज जो लड़ रही हैं इन्हें बहुत ज्यादा गुस्से में है, यानी अभी भी ये शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो कोई हो रहा है एंड आर स्टिल वेरी एंग्री विद ईच अदर, और ये अभी भी एक दूसरे से क्या है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो क्या कहलाता है, टू बी एट डैगर्स ड्रॉन। यानी अभी भी ये सामने आ जाए तो क्या निकाल लेंगे, डैगर निकाल लेंगे, यानी एक दूसरे को मारने के लिए तलवार निकाल लेंगे। टू बी अबाउट टू कोलैप्स, नहीं, कोलैप्स तो नहीं है, रेडी टू फाइट, बिल्कुल तत्पर है, तैयार हैं लड़ने के लिए। अंडर सस्पिशन भी नहीं है, अंडर कंट्रोल भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडी टू फाइट। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड, ना ये जो ईडियम है ना, ये ईडियम का ओल्डन स्टोरी ये कहती है
कि है ना पहले के टाइम पे ब्रेड थी नहीं, है ना, पहले के टाइम में इंसान को ब्रेड यानी कि बनानी पड़ती थी। लेकिन ऐसा कहा गया कि जब पोर्चुगीज गोवा में आए थे तब उन्होंने ही सबसे पहले ब्रेड का इन्वेंशन किया था। और ये क्या करते थे, एक ब्रेड का बहुत बड़ा लोफ घरों के बाहर रख के चले जाते थे ताकि जो इंसान है उसे पूरे दिन खाने में दिक्कत ना हो। तो ऐसा माना जाता था कि जब से ब्रेड स्लाइस करके आने लगी है तब से जो इंसान है ना उसको एक बहुत अच्छी चीज मिल गई है, यानी कि एक बहुत बड़ा कहते हैं ना मैं कहूँ इन्वेंशन हो गया है एक इंसान के लिए। तो एक गुड इन्वेंशन यानी जो सबके भले के लिए यूज हो, उस इन्वेंशन को हम क्या कहते हैं, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। तो ब्रेकिंग न्यूज तो बिल्कुल भी नहीं है, समथिंग टू बी कॉशियस अबाउट, सावधान रहने वाली बात भी नहीं है। हाँ, एक्सट्रीमली गुड या इंटरेस्टिंग, एक ऐसी चीज जो बहुत अच्छी हो, इंटरेस्टिंग हो, इसे हम अ गुड इन्वेंशन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, यानी कि ऐसी चीज जो सबके भले के लिए हो उसको हम क्या कहते हैं, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। रेटेड वेल अमंग्स कुक, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अ डे लॉन्ग ट्रैक, यानी एक लंबे समय के काम करने के बावजूद, वी वर सो टायर्ड, हम इतना थक गए थे, दैट वी वर रेडी टू, कि हम किसके लिए रेडी थे। ऑप्शन देखें, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक है, कहते ना अब इसने किया है तो भुगतना भी पड़ेगा, तो किसी बुरे काम का क्या रिजल्ट भुगतना, है ना। तो क्या कहूं, किए का परिणाम भुगतना, मतलब किया है तो भुगतो, है ना। तो किए का परिणाम भुगतना वो क्या कहलाता है, फेस द म्यूजिक। नेगेटिव सेंस में यूज होती है ना, यानी कि जो आप रिजल्ट भुगत रहे हो वो नेगेटिव भुगत रहे हो। गेट इनटू डीप वाटर, अगर मैं आपको गहरे पानी में डाल दूं और डाल ही जाऊं, बाहर ना निकालूं, तो वो सिचुएशन आपके लिए कैसी हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी ना। तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, या मैं कहूँ एक डेंजरस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, गेट इनटू डीप वाटर। गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, रैग यानी कुछ नहीं था आपके पास और उससे आप क्या हो गए, अमीर हो गए। तो गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस यानी कि बहुत लिटिल मनी से, थोड़ा बहुत ही था आपके पास, ये लिटिल मनी से आपने क्या किया है, आपने अ लॉट ऑफ मनी बना लिया, यानी कि आप अमीर हो गए। थोड़ी से पैसों से आपने बहुत सारी कमाई कर ली, यानी गरीब से आप क्या हो गए, अमीर हो गए। हिट द सैक, अब हिट द सैक का क्या मतलब है कि आपने ही खुद को है ना क्या कर लिया, रिटायर कर लिया, आपने ही क्या ले लिया, ब्रेक ले लिया, है ना। यानी कि आपने ही क्या कर लिया, आपने अपने बोरिया बिस्तर को क्या कर दिया, हिट कर दिया, यानी आप ही ने रिटायर ले लिया या आप ही ने क्या ले लिया, ब्रेक ले लिया, उसे क्या कहते हैं, हिट द सैक। अब ये कह रहा है कई दिनों तक काम करने के बाद इसने क्या ले लिया, ये टायर्ड इतना हो गया कि ये रेडी हो गया क्या करने के लिए, म्यूजिक फेस करने के लिए तो नहीं, परिणाम भुगतने के लिए नहीं, डेंजरस सिचुएशन में जाने के लिए भी नहीं, रैग्स टू रिचेस भी नहीं, हाँ हिट द सैक, यानी कि इसने थोड़ी देर के लिए या थोड़े टाइम के लिए क्या ले लिया, रिटायरमेंट या फिर ब्रेक जो है वो ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। विद द इंक्रीजिंग मार्केट प्राइसेस, यानी इतनी मार्केट प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ, और स्टैग्नेंट सैलरीज, यानी सैलरीज एक जगह स्टैग्नेंट रुक गई है। ही इज डैश, वो क्या कर रहा है, टेकिंग अ ब्रेक, ब्रेक ले रहा है। ब्रेक का मतलब होता है टू रिलैक्स, कहते हैं ना मैंने ब्रेक ले रखा है अभी, टू रेस्ट या फिर टू रिलैक्स। अभी अभी हमने हिट द सैक भी पढ़ी है, वो भी क्या है, ब्रेक ले लेना ही तो है। तो हिट द सैक का ही सिनोनिम मान लो टेकिंग अ ब्रेक। फीलिंग द पिंच, फीलिंग द पिंच यानी कि आपको एक छोटी छोटी चीज भी अब क्या कर रही है, पिंच कर रही है, यानी कि आप अपनी बहुत बुरी स्थिति से, हार्डशिप से गुजर रहे हो। और ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है ये कैसी है, स्पेशली फाइनेंशियली प्रॉब्लम से आप अभी गुजर रहे हो, है ना। यानी कि फाइनेंशियली अभी तो ये मान लो 10 रुपए का खर्चा भी भारी पड़ रहा है, वो वाली चीज है। बीटिंग द रैप, बीटिंग द रैप मतलब है आप किसी पनिशमेंट से क्या हो गए, एस्केप हो गए। तो एस्केप पनिशमेंट, भाग गए आप, है ना, पनिशमेंट से आप क्या हो गए, एस्केप यानी कि भाग गए, वो क्या कहलाता है, बीटिंग द रैप। गेटिंग इट ऑफ हिज चेस्ट, इसका मतलब है कि अपने आप को ही रिलीज करना, टू रिलीज वन सेल्फ, खुद को ही रिलीज करना। और ये खुद को आपने किससे रिलीज किया है, ये खुद को आपने बर्डन से, यानी कि बहुत बड़ा बर्डन था, एक बहुत बड़ी चिंता थी जिससे आपने खुद को क्या कर लिया, रिलीव कर लिया। गेटिंग इट ऑफ हिज चेस्ट। टेकिंग अ ब्रेक मतलब अगेन हिट द सैक, रेस्ट लेना। फीलिंग द पिंच यानी कि अभी आपको पिंच भी फील हो रहा है, यानी आप अभी इतने बुरे दौर से गुजर रहे हो, स्पेशली फाइनेंशियली, कि आपको अभी सब चीज अखर रही है। बीटिंग द रैप यानी आप अपने पनिशमेंट से एस्केप हो गए हो। गेटिंग इट ऑफ हिज चेस्ट यानी आपने अपने आप को रिलीज कर लिया है, किससे, बर्डन से। तो यहाँ पर ये कह रहा है इंक्रीजिंग मार्केट प्राइस के कारण ही इज सिक्योर है, टेकिंग अ ब्रेक तो नहीं होगा।
फीलिंग द पिंच इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि फाइनेंशियली बात कर रहा है ना, मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, तो इसको क्या हो रहा है अभी, फीलिंग द पिंच हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखो डॉग ईट डॉग, भाई इतनी बुरी स्थिति आ गई है कि डॉग ही डॉग को खाने लग गया। देखो ध्यान रखना, कभी भी जब जानवर जानवर को खाता है ना, तो वो सेम स्पीशीज को बहुत रेयर खाता है, यानी कि बिल्ली चूहे को खाएगी, बिल्ली बिल्ली को नहीं खाएगी, डॉग बिल्ली को खाएगा, कैट को खाएगा, पर डॉग डॉग को नहीं खाएगा। बट ये कह रहा है अगर ऐसा आ जाए, मान लो कि डॉग डॉग को खाने लग जाए, तो आप समझे एक ऐसी सिचुएशन आ गई है, एक ऐसा टाइम पीरियड आ गया है जो बहुत गंदा वाला कंपटीशन आ गया है भाई। मतलब कहते हैं ना, अपने दोस्त को ही चीट करने की बात आ गई है। तो इतना गंदा कंपटीशन जब आ जाए, उसे कहते हैं डॉग ईट डॉग। तो लाइक माइंडेड पीपल कनेक्ट बेटर नहीं, बीइंग कैलकुलेटिव नहीं, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा नहीं, रूथलेस कंपटीशन आ गया है, इतना गंदा कंपटीशन आ गया है, उसे हम कहते हैं डॉग ईट डॉग। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टिंग इन द टेल। अब स्टिंग इन द टेल यानी आपकी टेल में स्टिंग यानी कि डंक पड़ गया है। तो आप बताओ ये सिचुएशन आपके लिए प्लेजेंट है कि अनप्लेजेंट है? अनप्लेजेंट सिचुएशन आ गई ना, आप अनकंफर्टेबल हो गए ना, आपका ध्यान बार बार उधर ही जाएगा, आपको दर्द होगा, है ना। यानी कि एक ऐसी सरप्राइजिंग या अनप्लेजेंट सिचुएशन जो कि कहते हैं ना वो एंड में ही जाकर के क्लियर होगी, क्लियर तो होगी, क्लियर्स एट द एंड। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो हमें स्टार्टिंग में या मिड में समझ में नहीं आती है, पर बाद में जाके वो सिचुएशन जो है ना, एंड में जाकर वो सिचुएशन क्लियर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टिंग इन द टेल। तो एन अनएक्सपेक्टेड, टिपिकल, अनप्लेजेंट और प्रॉब्लमेटिक एंड टू समथिंग, यानी किसी भी चीज का क्या को अनएक्सपेक्टेड या अनप्लेजेंट पार्ट या प्रॉब्लमेटिक पार्ट जो उसका एंड करे, वो क्या कहलाता है, स्टिंग इन द टेल। आगे बढ़ते हैं, When I got an opportunity to start a new business, जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली नया बिजनेस स्टार्ट करने की, तो रविकांत क्वर्ड माई पिच, तो रविकांत ने क्या किया, क्वर्ड माई पिच। अब इसका मीनिंग ही नहीं आता, तो क्वर्ड माई पिच का क्या मतलब होता है, स्पॉइल कर दिया, मेरा प्लान क्या कर दिया, खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, स्पॉइल कर दिया, रुइन कर दिया। मतलब मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिला ही था, लेकिन रविकांत ने उसे क्या कर दिया, खराब कर दिया। सपोर्टेड मी विद मनी, नहीं। हेल्प्ड मी बाय स्टैंडिंग बिसाइड, खड़ा तो बिल्कुल नहीं रहा, एडवाइस भी नहीं किया, क्या किया, रुइंड माय प्लान, मेरे प्लान को क्या कर दिया इसने, रुइंड कर दिया। ठीक है, तो ये आज की एक क्लास थी जो बेसिकली हमने इडियम्स पे रखी थी। मैंने बहुत स्लो लिया है ताकि इडियम्स आपको याद रहें लॉन्ग टर्म तक। कोशिश की है विद ट्रिक्स आपको ये इडियम याद कराने की। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इडियम्स के साथ आपके साथ वापस आते हैं, तब तक आप इन इडियम्स को रिवाइज अप करते रहिएगा। सीजीएल की जो इडियम्स की वीडियो थी वो भी आप जरूर से देखना, और फिर आप सीएचएसएल की भी देखना, ताकि जो इडियम्स हैं ये आपको 2025 में बिल्कुल भी परेशान ना करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।